नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं जिससे हमारा मान बढ़ता है। हम रायपुर में रहते हैं तो हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम विनोद कुमार शुक्ल के रायपुर में रहते हैं। हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और जब हम पुराने छत्तीसगढ़ को याद करते हैं तो हमको उनकी बिलासपुर रायपुर संभाग कविता याद आती है, जो यहाँ के पलायन को बखूबी जिसने व्यक्त किया। विनोद जी लगातार आदिवासी जनजीवन की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, चाहे घरेलू मध्य वर्ग की बात हो, विनोद जी ऐसा रचते हैं जो अनूठा है, जो अनुकरणीय है। विनोद जी कम बोलते हैं, उनको पढ़ना ज़्यादा होता है। जब हम उनके साथ बैठते हैं, लगातार चूंकि हमारा उनके साथ संपर्क होता है और हम लगातार उनसे मिलकर अपने आप को समृद्ध पाते हैं, तो ऐसे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य में उनके योगदान के लिए 2023 के प्रतिष्ठित पेन नाबोको पुरस्कार से अमेरिका द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में पहचान बनाने वाले उन साहित्यकारों को दिया जाता है जो अपनी परंपराओं, आधुनिकता, वर्तमान और इतिहास को एक नई अंतर्दृष्टि से देखते हैं। अपनी विशिष्ट शैली को लेकर विनोद जी पिछले करीब 5 दशक से अपनी पहचान पाठकों के बीच में उन्होंने बनाई है। हिंदी साहित्य को उन्होंने हर रूप में समृद्ध किया है। उनकी कलम से जहाँ दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज जैसे चर्चित उपन्यास निकले, वहीं लगभग जय हिंद वो आदमी चला गया, नया गरम कोट पहनकर, विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, लगभग जय हिंद जैसे काव्य संग्रह उनकी कविता पाठ में से हमको सरोबोर करते हैं। उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पे बाल साहित्य लिखा है। जब उनको ये पुरस्कार दिया गया तो इस पुरस्कार में ये बात कही गई कि जो अपनी परंपराओं, आधुनिकता, वर्तमान और इतिहास को नई अंतर्दृष्टि से देखते हैं, वास्तव में ऐसे ही लेखक इससे सम्मानित होते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि से पाठकों को एक नया नज़रिया भी मिलता है और उनको देखने समझने की दृष्टि भी उससे विकसित होती है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि विनोद जी वाकई में एक जादुई लेखक हैं। इस महत्वपूर्ण सम्मान के लिए उनका चयन करते हुए जो जूरी थी उसने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल का गद्य और कविता एक सटीक और दुर्लभ अवलोकन है। उनकी कविताओं का स्वर गहरी मेघा से परिपूर्ण और स्वप्निल आश्चर्यों से भरा है। भारत के लिए यह खुशी का पल है क्योंकि विनोद जी ऐसे पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं जिन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ भी इसलिए गौरवान्वित है क्योंकि विनोद जी इसी धरती के हैं। उनका जीवन और रचना संसार यहीं का है। उनका सारा साहित्य, चाहे हम कविता, उपन्यास, कहानी, वो सब आम आदमी के घूसर रंग से है, उसमें मध्य वर्ग है। उनका जो महाकाव्य है वो मनुष्य का महाकाव्य रचते हैं और गद्य और पद्य में रहते हैं। वो मुक्तिबोध और परसाई के चूंकि सानिध्य में रहे, प्रेमचंद की परंपरा से आते हैं, तो उनके पूरे लेखन में जो हमारे मनुष्य जीवन की विडंबना बहुत सरल और सहज भाव से हम सबको देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। विनोद कुमार शुक्ल किसी सम्मान के मोहताज नहीं, किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है। पर यहाँ पर ये बात मैं कहना चाहूँगा कि विनोद जी को अभी तक ना तो पद्मश्री मिली, ना पद्म भूषण मिला, पर उनको देश विदेश से बहुत सारे पुरस्कार मिले। उनके चाहने वालों की एक बड़ी संख्या है और लगातार वो बढ़ती जा रही है। मणिकौल जैसा फिल्म निर्माता, निर्देशक जो है वो आता और विनोद जी पे फिल्म बनाता है। बहुत सारे नए लोग आते हैं। मैं देखता हूँ कि लगातार विनोद जी को चाहने वाले चाहे बम्बई, दिल्ली, विदेश से आते हैं और विनोद जी एक बहुत ही साधारण मनुष्य की तरह उनसे मिलते हैं। और विनोद जी की कविता बार बार मुझे याद आती है कि जो मेरे घर नहीं आएंगे मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। नदी, पहाड़, पर्वत कभी नहीं आएंगे मेरे घर, मैं उन जैसे लोगों से उनके पास मिलने चला जाऊंगा। कुछ तैरूंगा, कुछ डूबूंगा। विनोद जी एक उनका पूरा लेखन जो है वो विश्व फलक का है कि घर से दूर होकर देखना चाहिए घर को, घर बहुत अच्छा लगेगा। पृथ्वी से दूर होकर अंतरिक्ष में चले जाना चाहिए तो समूची पृथ्वी अपनी लगेगी, अच्छी लगेगी। पृथ्वी में अन्य जल की चिंता, घर में अन्य जल की चिंता होगी। तो ऐसे विनोद कुमार शुक्ल को यदि ये सम्मान मिलता है तो इससे हमको लगता है कि हमारी भाषा का, हमारे बीच का कवि जो है वो सम्मानित हो रहा, हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। उनकी अनेक रचनाएं जो है कई भाषाओं में वो अनुवाद हुआ है। हमारे मित्र हैं कथाकार आनंद हरसुल, वो भी उन्होंने अभी कथा देश का अंक भी विनोद जी पे निकाला। ये अच्छी बात है कि उस अंक के आने के बाद विनोद जी को ये सम्मान घोषित हुआ है। तो विनोद कुमार शुक्ल वो कहते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल में अपने समय में मौजूद जीवन और उसके क्रियाकलापों और जीवन के क्रियाकलापों में मौजूद वस्तुओं को वहाँ से देखते हैं जहाँ से उनका प्रारंभ है और देखते हुए वहाँ तक जाते हैं जहाँ अंत के बाद भी उसका अंत नहीं होता बल्कि पुनः प्रारंभ है।
यह विनोद कुमार शुक्ल की रचनात्मक दुनिया है। बहुत से आलोचक उन्हें आज के दौर में हिंदी के सबसे बड़े साहित्यकार मानते हुए, बहुत सौ का मानना है कि विनोद जी हिंदी ही नहीं संपूर्ण साहित्य जगत के लिए नायाब हीरा है, जिसकी चमक कई भाषाओं में महसूस की जाती है। अक्सर देश भर के जाने माने साहित्यकार या कला के अन्य विधा से जुड़ी हस्तियां जब भी रायपुर आती हैं तो विनोद कुमार शुक्ल से मिलने उनके शैलेंद्र नगर स्थित घर में जरूर जाती है। जब हम कई लोगों को इससे गौरव की अनुभूति होती है, हमको लगता है कि हम विनोद कुमार शुक्ल के शहर में रहते हैं। जब मैं कभी दिल्ली जाता हूँ और जब कहीं मिलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि विनोद जी कैसे हैं, विनोद जी के हाल चाल जानते हैं। हमको लगता है कि हमको एक अच्छा लगता है कि हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो लोग जानते हैं। वो लोगों से बहुत साधारण तरीके से मिलते हैं। आप अगर उनकी कोई कविता सुन रहे हैं तो मैं चलिए उनकी कविताएं सुनता हूं, उनकी बातचीत का अंश हम यहाँ पर सुनते हैं कि विनोद जी से अभी हाल ही में अपनी साहित्य वार्षिकी का विमोचन कराया। हम हर साल विनोद जी का 1 जनवरी को जन्मदिन मनाते हैं। हम उनकी कविताओं का जो है वो नाटकीय रूपांतरण करके कविता पाठ करते हैं। तो विनोद जी इन सारी चीज़ों से लगातार, चूंकि विनोद जी से हमारा वास्ता आए दिन पड़ता है, हम कह सकते हैं कि वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पारिवारिक हैं, इसलिए हमको उनके पास जाना अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है। जब हम उनके पास से उठ के आते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा समृद्ध पाते हैं। आपकी कविताओं में जो आपकी कल्पना है उसमें प्रकृति से बहुत प्रेम है, बहुत ज़्यादा। आप प्रकृति के बहुत नज़दीक अपने को महसूस करते हैं। आपकी कविताओं में प्रकृति है, प्रेम है और पड़ोस है और परिवार भी है। मतलब ये आपकी कविताओं में बहुत सहज ढंग से वो आता है। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी कुछ कविताएं हमको सुनाएं। अगर हम आकाश की बात करते हैं तो आकाश भी प्रकृति है। हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य भी प्रकृति है। मैं अपनी बात करता हूँ तो ये मेरी स्वाभाविकता भी है और ये मेरी प्रकृति भी है। तो मैं ये कविता में पढ़ता हूँ, देखिए। बोलने में कम से कम बोलूं, क्या बात। कभी बोलूं अधिकतम ना बोलूं, इतना कम कि किसी दिन एक बार 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 बोलूं, जैसे कोयल की बार बार की कूक फिर चुप। मेरे अधिकतम चुप को सब जान लें, जो कहा नहीं गया सब कह दिया गया का चुप। पहाड़, आकाश, सूर्य, चंद्रमा के बरक्स एक छोटा सा टिमटिमाता मेरा भी शाश्वत छोटा सा चुप। गलत पर घात लगाकर हमला करने के सन्नाटे में मेरा एक चुप। चलने के पहले एक बंदूक का चुप। और बंदूक जो कभी नहीं चली, इतनी शांति का हमेशा की मेरी उम्मीद का चुप। बरगद के विशाल एकांत के नीचे संभाल कर रखा हुआ जलते दिए का चुप। भीड़ के हल्ले में कुचलने से बचा यह मेरा चुप। अपनों के जुलूस में बोलूं कि बोलने को संभाल कर रखूं का चुप। आपका एक उपन्यास है नौकर की कमीज, जिसमें संतू बाबू जो हैं, जहाँ पे एक नौकरी पेशा आदमी को आपने कहा है कि एक नौकरी जो करने वाला आदमी वो थोड़ी गुलामी है एक प्रकार की, और संतू बाबू के जरिए जो निम्न से निम्नतर स्तर पर आदमी अपने को एक फील करता है कि मैं बहुत कुछ, मेरा अस्तित्व नहीं है। आपने उस उपन्यास के जरिए जो कुछ कहा है वो कहीं उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। अब नौकर की कमीज तो अब बहुत ज़्यादा याद मुझे नहीं है जी। अपने लिखे हुए को भूल जाता हूँ मैं जी। लेकिन उसमें जो है मैंने शोषण की बात मुख्य तौर पर की है जी। कि लोग एक दूसरे का शोषण कैसे करते हैं। अगर कहीं एक नौकरी करता है जी। नौकरी से जो मालिक अपेक्षा करता है ये उतनी ही अपेक्षा नहीं होती। मालिक तो उससे ज़्यादा भी अपेक्षा करता है और इस बात की कोशिश करता है मालिक कि जो है कि मैं तो उसको जो दे रहा हूँ उसमें मैं
चाहे वो वेतन के रूप में हो या तनख्वाह के रूप में दे रहा हूँ, उसमें मैं थोड़ा ठगा भी तो रहा हूँ। हाँ क्यों ना इससे ज़्यादा वसूल लिया जाए। हाँ बिल्कुल, ये मनोवृत्ति होती है। हाँ, तो ये मनोवृत्ति होती है। तो वो जो है उसका शोषण भी करने लग जाता है। ये शोषण जो है, अगर कहीं किराएदार है तो मकान मालिक भी अपने किराएदार से करता है। अगर कहीं कोई पड़ोसी है और पड़ोसी जो है किसी के साथ में आपका अच्छा संबंध बन गया, तो तब भी जो है मनुष्य अपने संबंधों के आधार पर भी एक दूसरे का शोषण करता है। ये अंदरूनी तौर पे कैसा चलता है, इसका मैंने विश्लेषण किया है। जी जी ये कविता आदिवासियों पर है, जी जो प्रकृति के सबसे निकट हैं, जंगल उनका है। आदिवासी जंगल के सबसे निकट हैं, इसलिए जंगल उनका है। अब उनके बेदखल होने का समय है। ये वही समय है जब आकाश से पहले एक तारा बेदखल होगा, जब पेड़ से पक्षी बेदखल होगा, आकाश से चांदनी बेदखल होगी, जब जंगल से आदिवासी बेदखल होंगे। जी अभी तक बारिश नहीं हुई। ओह, घर के सामने का पेड़ कट गया, कहीं यही कारण तो नहीं? बगुले झुंड में लौटते हुए संध्या के आकाश में बहुत दिनों से नहीं दिखे। एक बगुला भी नहीं दिखा। बचे हुए समीप के तालाब का थोड़ा सा जल भी सूख गया, यही कारण तो नहीं? जुलाई हो गई, पानी अभी तक नहीं गिरा। पिछली जुलाई में जंगल जितने बचे थे, अब उतने नहीं बचे, यही कारण तो नहीं? आदिवासी, पेड़ तुम्हें छोड़कर नहीं गए और तुम भी जंगल छोड़कर खुद नहीं गए। शहर के फुटपाथों पर अधनंगे बच्चे परिवार के साथ जाते दिखे, अपना जंगल नहीं इस साल, कहीं यही कारण तो नहीं? इस साल का भी अंत हो गया, परंतु परिवार के झुंड में अब की बार छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखे। कहीं यह आदिवासियों के अंत होने का सिलसिला तो नहीं? विनोद जी खुद कहते हैं कि जिस भरपूर जीवन में मृत्यु के ठीक पहले भी मैं एक नई कविता शुरू कर सकता हूं, मृत्यु के बहुत पहले की कविता की तरह, जीवन की अपनी पहली कविता की तरह, किसी नए अधूरे को अंतिम ना माना जाए। वैसे तो विनोद जी को मिला ये सम्मान पूरी हिंदी जगत के लिए सम्मान है, पर पूरे देश को यह अभिमान भी है। लेकिन हम विनोद जी के बहाने कुछ और बात भी करना चाहते हैं। पिछले साल विनोद जी का दर्द सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ, जब उन्होंने प्रकाशकों की से पूरी रॉयल्टी नहीं मिलने की बात कही। विनोद कुमार शुक्ल जैसे बड़े लेखक के साथ जब इस तरह का बर्ताव हो सकता है, तो आज उभरते हुए लेखकों की क्या स्थिति होगी, ये इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरफ हम पढ़ने का कल्चर विकसित करना चाहते हैं, नए पाठक वर्ग को जोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारी भाषा का इतना बड़ा लेखक इसके साथ इस तरह का बर्ताव हो, और इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेखक आगे आएँ और उन्हें आर्थिक रूप से इस तरह की परेशानी ना पड़े। इसके लिए एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या हम विनोद जी जैसी हस्ती को स्थानीय स्तर पे वो सम्मान दे पाएँ जिसके वो हकदार हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद विनोद जी पे बहुत कुछ हो सकता था, जिसे हमारी सरकारों ने अनदेखा किया। हाल ही में विनोद जी के लेखन को लेकर एक बहस सोशल मीडिया पे जारी है, जिसमें किसी कथित बड़े लेखक आलोचक ने एक सवाल किया है कि यह पुरस्कार गर्व की बात है, विनोद जी का कद बहुत बड़ा है, पर क्या विनोद कुमार शुक्ल ने बीते 8 साल के दौर पर कुछ लिखा है? भारत जिस दौर से गुजर रहा है, क्या उस वक्त किसी रूप में उन्होंने इसको दर्ज किया है? साहित्यकार होने के नाते उन्हें यह दर्ज करना चाहिए या नहीं? जो लोग विनोद जी के लेखन से में प्रतिरोध का स्वर नहीं खोज पा रहे हैं, ये उनकी गलती है। जो लोग विनोद जी ने कविता लिखा है, वो कविता को यदि वो लोग पढ़ लें
और उनकी बहुत सारी कविता को पढ़ लें तो एक लेखक किस तरह से अपना प्रतिरोध दर्ज करता है वो अपने लेखन से ही करेगा। वो कहते हैं कि आंदोलन करना, आंदोलन का हिस्सा होना और लेखक होना दो अलग बात है। तो उनकी एक कविता मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ कि इस बार पूर्णिमा के उजाले में आदिवासी खुले में इकट्ठे होने से डरे हुए हैं और पेड़ों के अंधेरे में दुबके विलाप कर रहे हैं, क्योंकि एक हत्यारा शहर बिजली की रोशनी से जगमगाता हुआ सभ्यता के मंच पर बसा हुआ है। तो ये कविता अपने आप में विनोद जी किस तरह का प्रतिरोध कर रहे हैं। विनोद जी की लगातार कविताएं देखिए, कोई प्रतिरोध का मतलब ये नहीं होता कि आप झंडा लेके नारे लगाने लगे। एक लेखक का अपना सौंदर्य बोध होता है, उसकी अपनी भाषा होती है, उसकी अपनी दृष्टि होती है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि पिछले 8 साल में विनोद जी ने ऐसी क्रांतिकारी कविता क्यों नहीं लिखी। तो विनोद जी का अपना लेखन है, इसलिए तो उनको सम्मान मिल रहा है। विनोद जी के अपने कहने के तरीके हैं। हर आदमी का अपना कहान होता है, वो अपना एक उसका अपना लेखन होता है कि वो किस तरह से अपनी बात कहता है। तो विनोद जी अपने आप को जितना, वो कहते हैं कि जो जितना लोकल होगा वो उतना ही ग्लोबल होता है। ऐसे अनूठे साहित्यकार का लाभ हम अगर अपने पास नहीं ले पा रहे हैं और हम उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बड़ी विडंबना है। हालांकि उनसे मिलने से कभी नहीं लगता कि वे किसी बात से नाराज हैं या कोई उनको शिकायत है। वे अब भी सबसे बहुत अच्छे से मिलते हैं। इस उम्र में, जिस उम्र में आदमी अपने घर में बिस्तर पकड़ लेता है, विनोद जी लगातार लिखते हैं। विनोद जी की लेखन प्रक्रिया लगातार चल रही है। उनको लगता है कि लगातार लिखो। वो अपनी कविता में, मेरे को उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आती है कि सुनो मेरे पड़ोसी, सबके अड़ोसी पड़ोसी और पड़ोस के बच्चों जो एक दूसरे की छतों से कूद कर आते जाते हैं। मंगल ग्रह इस समय पृथ्वी के बहुत समीप है। पृथ्वी के बच्चों कूदो, तुम्हारा मंगल हो। वायु जल नभ धरती समुद्र तुम्हारा मंगल हो। धूप पर्वत वन तुम्हारा मंगल हो। मंगलू तुम्हारा मंगल हो। पृथ्वी से दूर अमंगल मंगल हो। जो प्रकृति के सबसे निकट हैं जंगल उनका है। आदिवासी जंगल के सबसे निकट हैं, इसलिए जंगल उनका है। विनोद जी ऐसे बिरले साहित्यकार हैं जिनकी कविताओं या पूरे लेखन में व्यवस्था से नाराजगी बेहद खामोशी से स्थापित होती है। समाज के उसकी प्रकृति की तरह बचाए रखने के लिए वे बेहद शांति से उनकी कविता हस्तक्षेप करती। जैसे इन पंक्तियों में अगर हम देखते हैं कि नजर आता है कि आकाश जितना तारे का और पेड़ जितना पक्षी का अपना है, उसी तरह जंगल भी आदिवासी का सगा है। उन्होंने हजारों साल उसे पशु पक्षी समेत बचाकर रखा है। वे जंगल के करीब हैं, उनका बेदखल होना खतरे की घंटी है। आदिवासियों से अधिक जंगल के लिए और समूची दुनिया के लिए। जहां जंगल से आदिवासी बेदखल हुए, वे नष्ट होता गया। पृथ्वी पर मनुष्य के हित में अब पर्यावरण विमर्श चल रहा है। विनोद कुमार शुक्ल आदिवासियों की बेदखली के साथ आकाश से तारे और चांदनी और पेड़ से पक्षी के बेदखल होने के दृश्य को प्रस्तुत करते हैं। विनोद जी का पूरा लेखन वो दृश्य में सोचते हैं, इसलिए अगर हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि उनकी कविता वो सब कह रही है जो एक दृश्य में। विनोद जी की कविता में बात आती है कि पेड़ों के अंधेरे में दुबककर आदिवासियों का विलाप करना दिल दहला देता है। ये कविता शहरी सभ्यता को बेनकाब करती है। कवि कविता को माध्यम बनाकर हस्तक्षेप करता है। बेघर बेबस आदिवासी समुदाय को कविता में लाना शहरी सभ्यता के झूठे आवरण को तार तार करना है। दरअसल दोस्तों, हम विनोद कुमार शुक्ल पे लगातार लिखते रहे हैं, बात करते रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने लगातार 2 दिन उनका इंटरव्यू लिया और हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे अखबार के माध्यम से और अब यूट्यूब पे भी इंटरव्यू है। जो लोग विनोद जी से प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि विनोद जी दीर्घायु हों, विनोद जी सतत लेखन करें और विनोद जी को इसी तरह के सम्मान मिलते रहें, उन्हें विनोद जी के लेखन पे कोई संदेह नहीं है। और उन्हें उनके प्रतिरोध के स्वर मालूम है कि वो स्वर किस तरह के हैं। जब वो आदिवासी के हित में खड़े होकर बात करते हैं, वो बच्चों के हित में खड़े होकर बात करते हैं, जब वो रायपुर बिलासपुर संभाग की दुर्दशा की बात करते हैं, तो विनोद जी का समूचा लेखन, चूंकि वो मुक्तिबोध की परंपरा से आते हैं, वो परसाई की परंपरा से आते हैं, वो श्रीकांत वर्मा की परंपरा से आते हैं, पर वो अपने को अलग भी करते हैं। इसीलिए विनोद जी बाकी लोगों से अलग हैं। विनोद जी हैं। तो जो लोग विनोद जी को लेकर, उनके सम्मान को लेकर या उनके सक्रियता को लेकर, प्रतिरोध के स्वर को लेकर बात कर रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि विनोद जी जैसा दुर्लभ लेखक कभी कभी पैदा होता है और विनोद जी हैं। इसलिए अगर वो सम्मानित होते हैं तो हमको लगता है कि हम सब सम्मानित होते हैं। नमस्कार।